का मतलब होता है जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, जो डेटा रिप्रेजेंट करता है वो मॉडल होता है, जो आपके फ्रंट एंड रिप्रेजेंट करता है, लुक एंड फील को रिप्रेजेंट करता है वो व्यू होता है, और जो आपके फ्रंट एंड और मॉडल को आपस में कम्युनिकेट कराता है वो होता है कंट्रोलर। ठीक है, तो आपका जो फ्रंट एंड है और आपका जो मॉडल है उन्हें कम्युनिकेट, उन्हें कनेक्ट कराने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए जिस लेयर का है उसे आप बोलते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को जब भी डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब अपने कोड स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तैयार करते हैं, जो कि जनरली 3 पार्ट्स में बना होता है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, और कैसे उसको आगे प्रोसीड करना है। जब भी आप एमवीसी एप्लीकेशन बनाएंगे तो 2 तरह का एप्लीकेशन बनते हैं। एक होता है ब्लैंक एप्लीकेशन, जिसे आप स्क्रैच से एमवीसी लेके चल सकते हैं, और दूसरा आपके पास होता है टेम्पलेट पेज, जिसमें आपको 1-2 पेज बने बनाए पहले से ही मिल जाते हैं और उसी को आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं हम अपनी एप्लीकेशन बनाने के, उन्हें समझते हैं कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, और अगर एमवीसी में एक और चीज अगर समझना हो आपको कि एमवीसी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको एमवीसी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, मैं एमवीसी का आपको इमेजेस को समझाने का प्रयास करूंगा। इससे थोड़ा सा आइडिया पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, अगर सिंपली एमवीसी को आप गूगल से अंडरस्टैंड करेंगे तो देखो ये एमवीसी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो जैसे एक सिंपल सा कोई एग्जांपल उठाते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पर कोई यूजर है, ठीक है, तो यूजर रिक्वेस्ट करता है किसको, यूजर रिक्वेस्ट करेगा किसको, कंट्रोलर को। ठीक है, यूजर रिक्वेस्ट करता है कंट्रोलर को, ठीक है, और कंट्रोलर किसे रिक्वेस्ट करता है, मॉडल को। मॉडल क्या करता है, उसे रिस्पांस देगा, और वो रिस्पांस जो होगा वो डेटा सेंड करेगा व्यू पे, और यूजर को क्या मिल जाएगा, रिस्पांस मिल जाएगा। यानी कि यूजर को रिस्पांस कहाँ मिलता है, व्यू के थ्रू मिलता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो एमवीसी के लिए एप्लीकेबल है, कि एमवीसी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कहीं भी देखोगे, कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं, कोई भी दूसरा इमेज उठा लेते हैं, उससे भी समझ लेते हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम समझना चाहेंगे सब में हमें ऐसे मिलेगा। देखो इसमें भी क्या है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया कंट्रोलर को, कंट्रोलर मैनिपुलेट किया मॉडल को, मॉडल ने अपडेट किया डेटा कहाँ पर, व्यू पे, और यूजर को क्या हो गया, वो दिख गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरह से मान चलो कि आपका साइकिल है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एमवीसी क्या करता है, काम करता है, जिस चीज पे एमवीसी काम करता है। तो बेसिकली सेम बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिलेंगे, मॉडल कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, व्यू कंट्रोलर, मॉडल अपडेट और व्यू, इस तरह से आपका ये एक एमवीसी को सिंपल बोलो कि ये एमवीसी का एक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है एमवीसी क्या है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो पूछना। अच्छा, अगर आप हम एमवीसी में प्रोजेक्ट बनाने की बात करें तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसमें चूंकि देखो एमवीसी में जब भी आप काम करते हैं तो एमवीसी का जो पेज होता है इसका अपना एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, जब भी आपका कोई पेज चलता है तो उसका एक अपना लाइफ साइकिल होता है। देखो कोई भी चीज बनती है ना, उसका पूरा साइकिल तो होता ही होता है। सिंपल सी बात करो, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन बनने में भी तो उसका आपके हाथ तक आने का लाइफ साइकिल चला हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है जब आपके पास आया हुआ है, उसका मतलब एक साइकिल चला हुआ है ना कहीं उसके कंपोनेंट पहले बने हैं, फिर मोबाइल बना है, फिर सेल्स हुआ है, फिर ये हुआ, डिलीवरी हुआ, तमाम चीजें हुई तब जाकर आपके हाथ में आया। तो मतलब हर चीज में
एक साइकिल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब कोई पेज रन करता है, जब कोई एप्लीकेशन रन करता है, तो उसका अपना एक लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में कुछ बताऊं तो सिंपल बोलूं, डॉट नेट कोर एमवीसी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, इस तरह से इस लाइफ साइकिल वर्क करता है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझना। तो देखो बहुत सिंपल सी यहाँ पे लाइफ साइकिल है। अब ये सिंपल लाइफ साइकिल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। ये साइकिल है एमवीसी में आपका, क्योंकि देखो हम यहाँ पर डॉट नेट की एमवीसी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ डॉट नेट कोर एमवीसी सीधा पढ़ेंगे। डॉट नेट कोर की बात करेंगे, डॉट नेट की एमवीसी की बात नहीं करेंगे। दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, कोई डिफरेंट चेंजेस बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एडवांस पढ़ेंगे डॉट नेट कोर की एमवीसी जो भी लेटेस्ट है। तो देखो सबसे पहले जब भी आप कभी भी कोई पेज एक्सेस करते हैं तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, पेज की रिक्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट जाती है कहाँ पर, मिडलवेयर में। आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक सेक्शन होता है मिडलवेयर, जहां पर सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट, मिडलवेयर फिर क्या करता है, डिसाइड करता है राउट। मिडलवेयर डिसाइड करता है राउट कि किस रास्ते से आपको जाना है, किस रास्ते से आपकी लाइफ साइकिल होगी, कैसे जाएगा। ठीक है। अब फिर राउट डिसाइड करेगा तो राउट के रिलेटेड सबसे पहले वो उस कंट्रोलर को इनिशियलाइज करेगा जहां पर आपने रिक्वेस्ट की होगी। ठीक है। कंट्रोलर डिसाइड हुआ, फिर कंट्रोलर के अंदर कोई फंक्शन या मेथड होगा, वो एक्शन मेथड कहा जाएगा, तो वो मेथड डिसाइड होगा कि कंट्रोलर कॉल होगा, कंट्रोलर के बाद उसका एक्शन मेथड कॉल होगा, एक्शन मेथड उसका रिजल्ट एग्जीक्यूट करके देगा। फिर वो रिजल्ट एज अ डेटा रिजल्ट या एज अ व्यू रिजल्ट, यानी कि व्यू पे आपको व्यू क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा और आपके पास वो एज अ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है। तो ये आपका एक साइकिल है जो चला रहा है ये, कि आपका जब चलेगा, ठीक है, कभी भी आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो इसी साइकिल में आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, प्रोसेस होती है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। तो अभी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, चेक करते हैं कि मिडलवेयर क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है। सो इट्स स्टार्ट द एमवीसी एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपके एप्लीकेशन बनेंगे, कैसे चलेंगे। ठीक है। तो अपना ये स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं आपको एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें कुछ भी नहीं रहेगा, हम केवल सब चीज स्क्रैच से बनाएंगे।
हाँ, तो आपके पास देखो प्रोजेक्ट टेम्पलेट आ गए हैं। आपको क्या सिलेक्ट करना है, ASP.NET कोर। देखो यहाँ से इम्पटी एप्लीकेशन आप ले सकते हो, ठीक है, एकदम इम्पटी जैसे स्क्रैच से आप बनाना चाहो तो। और अगर आप टेम्पलेट प्रोजेक्ट बनाना चाहो तो आप क्या ले लोगे यहाँ पर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर जो होगा ये आपको टेम्पलेट बना कर दे देगा। लेकिन अगर आपको ब्लैंक बनाना है एकदम स्क्रैच से, तो आप इसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यही दो आपके एमवीसी एप्लीकेशन बनते हैं। तो मैं यहाँ पर और इम्पटी क्रिएट करूंगा बिकॉज ऑफ स्क्रैच से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी देंगे एप्लीकेशन का, ठीक है। जैसे मान लो ये एक एप्लीकेशन है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ मान लो इन्वेंट्री एप्लीकेशन, इन्वेंट्री है, ठीक है। आप जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। लोकेशन कहाँ क्रिएट करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट करो। बस एप्लीकेशन आपका ये बना कर दे देगा एकदम स्क्रैच से और ब्लैंक एप्लीकेशन। वर्जन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, .NET कोर का कौन सा वर्जन, मैं 3.1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और वापस इसको नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, ऐसे करके आप नेक्स्ट कर लो बस।
हेलो। हाँ। हाँ सर, इसमें वेव फॉर्म नहीं होता है क्या एमवीसी में? नहीं वेब नहीं, नहीं डॉट नेट कोर में वेब फॉर्म नहीं है। डॉट नेट कोर में आपको जो मिलता है वो केवल और केवल एमवीसी है, वेब एपीआई है और सिंपल एचटीएमएल एप्लीकेशन होती है। वेब फॉर्म डॉट नेट की था, डॉट नेट के बाद उसे हटा दिया गया है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर बिल्ड होके रेडी हो गया है। सो सिंपली अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन बन गया है। और सोल्यूशन एक्सप्लोरर देखेंगे तो इधर आपको कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, केवल एक स्टार्टअप नाम का फाइल मिलेगा, स्टार्टअप, जो कि आपका मिडलवेयर इसमें होगा। प्रोग्राम डॉट सी एस आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका क्या होता है, प्रोग्राम मेन मेथड होती है इसके अंदर। तो प्रोग्राम डॉट सी एस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपकी मेन मेथड होगी और स्टार्टअप डॉट सी एस के अंदर आपका मिडलवेयर होता है। ऐप सेटिंग आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर होता है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन, सिक्योरिटी पॉइंट्स या कुछ भी कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बहुत स्लो हो गया ये, पता नहीं क्या हो गया इसमें इतना ज्यादा। अपडेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर आप प्रोग्राम डॉट सी एस ओपन किया आपने तो आप देखिए इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, मेन मेथड मिल रहा है। इधर आपको एक मेन मेथड मिल जाएगा और ये चूंकि सर्वर पे रन करता है तो आपका ये देखो यहाँ पर क्रिएट होस्ट बिल्डर थ्रू क्या करता है, ये होस्ट सर्वर क्रिएट करेगा, जो कि आईआईएस पे आपका चलता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो आपका आई सर्वर होता है तो आईआईएस पे आपका ये चलेगा और आईआईएस पे ही रन करेगा, तो उसी सर्वर को क्या करता है, बिल्ड करता है। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर दो सर्वर काम करेंगे आपके डॉट नेट कोर के अंदर। एक सर्वर आपका मेन आईआईएस होता है, दूसरा सर्वर होता है कस्टल। कस्टल नाम का एक सर्वर होता है, वो भी इसके अंदर काम करता है। तो दो सर्वर पे एप्लीकेशन हम इसकी चला सकते हैं, आइदर आईआईएस आइदर कस्टल। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म चलाना चाहो तो कस्टल पे चलाओगे, विंडो पे चलाना चाहो तो आईआईएस यूज करोगे आप। अगर आप स्टार्टर डॉट सी एस के अंदर चल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको वो मिडल वेयर मिलेंगी, सर्विसेज हैं कुछ जो मिडल वेयर के तौर पे काम करती हैं। जैसे इसके अंदर दो फंक्शन मिलते हैं आपको, ठीक है। और देखो यहाँ पर दिखेगा भी, कह रहा दिस मेथड गेट्स कॉल्ड बाय रन टाइम, यूज दिस मेथड टू ऐड सर्विस टू कंटेनर, यानी सर्विसेज को कंटेनर के अंदर ऐड करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करता है। और सेकंड मेथड आपके पास कॉन्फ़िग सर्विसेज का। और अगर आप कॉन्फ़िग का बात करेंगे तो गेट दिस मेथड गेट्स कॉल्ड बाय रन टाइम, ये भी रन टाइम कॉल होता है। यूज दिस मेथड टू गेट कॉन्फ़िगर द एचटीटीपी रिक्वेस्ट पाइपलाइन, मतलब जो भी रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है, जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल बताया, उसमें जो रिक्वेस्ट पाइपलाइन होती है ये उनको कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मिडल वेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टार्टर डॉट सी एस के अंदर। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। अगर मैं आप इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ तो रन कराने पे पहले आप देखिए इसमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या चीजें मिलती हैं, फिर इसको हम एमवीसी एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी पे बात करें। ये एक ब्लैंक एप्लीकेशन है, ध्यान रखना ये एमवीसी एप्लीकेशन नहीं होता है। इस ब्लैंक एप्लीकेशन में एमवीसी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, भी हम इसको कन्वर्ट करके सीखेंगे। पहले मैं रन करा देता हूं और पता चल जाएगा आपको कि रन कर रहा है, क्या इसका प्राइमरी आउटपुट है, क्या ये आउटपुट आपको देता है। फिर उसके बाद इस पे हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे।
सो वेब सर्वर देखो स्लो सिस्टम है, वेब सर्वर स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। फिर से अगेन ट्राई करते हैं, शायद स्टार्ट करते हैं। एक बार बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को पहले। कभी कभी सर्वर स्टार्ट नहीं करता है तो आपको मशीन अपनी रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम सबके सिस्टम में आता है। तो ये प्रोजेक्ट रन करेगा, रन करके जो फर्स्ट आउटपुट देगा ये, तो फर्स्ट आउटपुट चेक कर लेंगे हम, और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये रन कर रहा है आपका सर्वर पे, लोकल होस्ट और आपका पोर्ट नंबर जो भी असाइंड होता है उस पर चल रहा है। तो अब ये चलने के बाद आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आएगा, और उसके बाद फिर हम एक और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लोड होने में टाइम ले रहा है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो रन कर गया प्रोजेक्ट आपका। और देखो सबसे पहले एक मैसेज आया आपको केवल हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, और ये हेलो वर्ल्ड का मैसेज कहाँ आता है? ये सिंपली यहीं से आता है। आपका जो ये मिडल वेयर है यहाँ पर देखो राइट किया गया एक मैसेज है डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो बस ये केवल इतना राइट करके देगा। मतलब ये एक एप्लीकेशन बना है, और ये स्क्रैच एप्लीकेशन है, इसने आपको एक मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड। मतलब इसने बता दिया कि भैया एप्लीकेशन सही चल रहा है। बाकी आप इसको क्या बनाना चाहते हो, सिंपल एचटीएमएल करना चाहते हो इसमें, या फिर आप इसको एमईसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप खुद ही डिसाइड कर लो। आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको इसे कैसा बनाना है, क्या बनाना है, कैसे चलाना है। तो अपने हिसाब से आप इसको कुछ भी क्रिएट कर सकते हो या बना सकते हो, राइट। सो अब मैं एक एप्लीकेशन मैंने ये स्क्रैच से बना के दिखाया .NET Core का। अब मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगा जो एमवीसी होगा। तो एमवीसी प्रोजेक्ट भी एक बार बनाते हैं एक। सो मैं विजुअल स्टूडियो जो डिफॉल्ट एमवीसी होता है टेम्पलेट के साथ, विजुअल स्टूडियो वापस ऑन करते हैं और एक प्रोजेक्ट और क्रिएट करते हैं। सो दो प्रोजेक्ट रहेंगे तो आइडिया पता चलेगा। वापस अब क्या करो, यहाँ पर क्रिएट करो न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस बार आप सेलेक्ट कर लेंगे क्या, एमवीसी। और यहाँ पर मान लो ये दे दिया मैंने, इसका नाम मैंने दे दिया SMS ऐप। ठीक है, तो उसका इन्वेंटरी था, इसका SMS दे दिया नाम। सेम चीज रखेंगे, कुछ चेंजेस नहीं है, कंटिन्यू कर दो बस। तो इसमें और उसमें फर्क आप देखना क्या आपको फर्क मिलता है। एमवीसी है ये, तो एमवीसी के अंदर इसका एमवीसी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, प्रॉपर बना हुआ मिलेगा इसके अंदर। सो अंडरस्टैंड यही करना है कि एमवीसी एप्लीकेशन डिफॉल्ट कैसा मिलता है, स्क्रैच एप्लीकेशन कैसे बनाओगे उसको समझेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। सो ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, वी कैन सी इट कि ये आपका प्रोजेक्ट बना रहा है। सो
वंस ये क्रिएट हो जाता है तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्रिएट कर रहा है, कैसे क्या क्रिएट करता है। सो ये एक्चुअल में पूरा टेम्पलेट क्रिएट करता है। तो मे बी ये प्रोसेस जो होता है ना क्रिएटिंग प्रोजेक्ट का, ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, मे बी ये टाइम लेता है थोड़ा सा। तो थोड़ी टाइम लेगा आपको, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्पलेट पूरा क्रिएट करके देता है। तो सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कभी जल्दी बन सकता है, कभी थोड़ा सा डिले भी होता है। सो वेट जब तक ये क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक इसको हम रन करा के नहीं देखते। अच्छा, हमारे पास एक इन्वेंट्री वाला एप्लीकेशन ऑलरेडी जो था, ये तो है ही, अच्छा रन नहीं कर रहा है ये, ठीक है। और वापस दूसरा हमारा क्रिएट हो रहा है, फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्रिएट हो रहा है और ये हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो बेटर है ये। सो क्रिएट होने दीजिए इसको, पहले तो वेट ही करते हैं इसको क्रिएट होने में। सो एग्जैक्टली ये क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होकर रेडी है, फाइन। सो कैन सी हियर आपके पास एसएमएस ऐप एप्लीकेशन बन गया है। इसमें भी देखो सेम चीजें हैं, बट इसके अलावा कुछ इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। जैसे 4 फोल्डर इसमें देखो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक www रूट, एक कंट्रोलर, एक मॉडल और एक व्यू। ये 4 चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। बाकी इसमें भी startup.cs वैसे ही है, मिडलवेयर जहां कॉन्फ़िगर्ड होती है। program.cs ऑलरेडी आपके पास ऑल होता है, program.cs भी देखो आपके पास वैसे ही है, मेन मेथड के साथ सर्वर जहां बिल्ड हो रहा है। startup.cs भी आपके पास होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। बात वही होगी, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ राउट्स वगैरह कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। इसका चूंकि एमवीसी में गए तो एमवीसी का एक लाइफ साइकिल होगा, इसके अंदर क्या होता है, लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगर्ड होता है, यानी कि राउटिंग उसके अंदर कॉन्फ़िगर की गई होती है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से www रूट जो फोल्डर होता है, ये आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी स्टैटिक फाइलें होंगी। स्टैटिक फाइल का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इस तरह की जितनी फाइलें होती हैं, वो सारी फाइलें आप कहाँ रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी 5 फोल्डर बने हुए हैं, बाकी भी आप फोल्डर बना करके इसके अंदर जो भी फाइलें रखनी है वो सब इसी के अंदर आप रखेंगे, राइट। एंड कंट्रोलर के अंदर आपका कंट्रोलर बनेगा, मॉडल के अंदर मॉडल बनेगा, और व्यू के अंदर आपके क्या बनेंगे, व्यू बनेंगे। ठीक है, तो हम यही सारा कुछ बनाएंगे। लेकिन ये तो बना बनाया, देखो इस एप्लीकेशन के अंदर तो बना बनाया मिल गया। अगर मैं बोलूं यार मुझे ना इस स्क्रैच वाले एप्लीकेशन के अंदर ये सब चीजें प्रॉपर कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है, तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट को पहले रन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर उतने ही चीज हम खुद बनाएंगे इसमें स्क्रैच वाले यानी कि ब्लैंक प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहले इसको रन कराते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन कराते हैं, और सबसे पहले एक इनिशियल देखते हैं कि इनिशियली क्या हमें बना के देता है प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम स्क्रैच वाले प्रोजेक्ट के अंदर वो सब चीजें प्रॉपर तरीके से खुद कॉन्फ़िगर कर सके। मैनुअली वन बाय वन करके हम सब कुछ कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक प्रोजेक्ट अगर आप समझ लोगे ना कॉन्फ़िगर करना, तो बस आपका हो गया। उसके बाद आप फिर नहीं समझने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप कर लोगे उसको। एक ही प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होता है, किस तरह से आपको लाइफ साइकिल डिफाइन करनी है, किस तरह से उसके राउट डिफाइन करने होते हैं। अब ये फिर से बिल्ड कर रहा है, फर्स्ट बिल्ड है तो फर्स्ट बिल्ड में डीएलएल बनती है, सारी की सारी डीएलएल आपके बनने में टाइम लगता है। वंस डीएलएल बन जाएंगी तो ये सर्वर को बिल्ड करेगा और रन करा के दे देगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड लेगा, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद बना के दे देगा। सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है, आईआईएस आपका स्टार्ट है। अब ये प्रोजेक्ट को सर्वर पे ले जा रहा है, लोड कर रहा होगा। देखो स्टार्ट होने गया प्रोजेक्ट आपका वेब पे। तो ये स्टार्ट होगा, और इसमें जो भी आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, विजिबल हो जाएंगे।
सुमन शरण तक जाइए, देख ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। वापस मीटिंग कनेक्ट करना होगा आपको। एक बार डिस्कनेक्ट होती है तो वापस कनेक्ट करिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करके समझेंगे। सर्वर रन करने में थोड़ा टाइम लगा देता है।
चलिए, तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर रन कर गया हमारा प्रोजेक्ट। सो अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आपका है कर गया है, ठीक है। और इसके रन में आपको क्या मिला है, इसमें रन में आप देखेंगे तो ये इसने अपने आप बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लिया है, एक टेम्पलेट बना दिया है जिसके अंदर 2 पेजेस बना दिए, ठीक है। मेनू बार बना दिया, हेडर में आपका प्राइवेसी और होम का 2 पेज बना दिया, फुटर बना दिया, मतलब एक बेसिक टेम्पलेट इसने बनाकर आपको दे दिया कि भाई आप अगर चाहें तो आप यहाँ से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी बेसिक टेम्पलेट इसमें आपको बन के रेडी होके मिल जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, यू कैन डिसाइड। अब आगे आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका काम केवल इतना ही होता है कि यह आपको जब प्रोजेक्ट बनाएगा तो एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर के साथ आपको एप्लीकेशन बनाकर दे देगा। बाकी आपको उसमें आगे क्या करना है आप खुद बनाइए करिए, ठीक है। तो ये तो एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट लेने का फायदा है कि आपको इतनी चीजें बन के मिल जाती। बट अगर मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक एप्लीकेशन है और उसको मुझे बेसिक से डिजाइन करना है, उसे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं कैसे करूँ? उसे बेसिक डिजाइन और कॉन्फ़िगर करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम पहले चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। जो रन कर रहा है ना उसको स्टॉप कर दो, चलो अभी से स्टॉप करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप इस ब्लैंक वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं एमवीसी, ठीक है। तो देखो एमवीसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 फोल्डर बनाने पड़ेंगे, 3 या 4 बनाओ, कम से कम 3 बनाने पड़ेंगे, आगे 4 बनेंगे। कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज, 3 फोल्डर बनाएंगे कम से कम पहले आप। तो अपने प्रोजेक्ट में जाइए आप और फटाफट 3 फोल्डर बना लीजिए, राइट क्लिक करेंगे और आप 3 फोल्डर ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके। सो ऐड करेंगे, एक आपका होगा इसके अंदर मॉडल्स, एक मॉडल फोल्डर ऐड कर दिया मैंने। एक राइट क्लिक करके ऐड करेंगे कंट्रोलर्स, ठीक है, सेकंड हो गया। तीसरा आप ऐड करेंगे व्यूज, राइट क्लिक ऐड, और 3 फोल्डर आपने क्या किया यहाँ पर टोटल ऐड कर लिए, 3 फोल्डर आपके ऐड हो गए, फाइन। अब आपको क्या करना है, अब कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर, मॉडल के अंदर मॉडल, व्यू के अंदर व्यू। तो पहले कंट्रोलर, मॉडल भी स्किप करेंगे, अभी हम कंट्रोलर और व्यू बनाएंगे और व्यू चलाने का प्रयास करेंगे। सो लेट मी राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर, राइट क्लिक करेंगे ऐड करेंगे कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोलर ऐड करिए, एमवीसी का कंट्रोलर यहां से सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे। एक कंट्रोलर मैं ऐड कर रहा हूं और इस कंट्रोलर का नाम होम अभी है, तो होम ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको होम ही रखो और आप क्या करिए इसको ऐड कर दो। तो हमने पहले कंट्रोलर ऐड कर लिया एक। कंट्रोलर के बाद इसके अंदर देखेंगे तो यह एक कंट्रोलर है होम नाम का और यह एक क्लास को इनहेरिट कर रहा है जिसका नाम है कंट्रोलर, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन बना है जो रिटर्न कर रहा है कि व्यू रिटर्न कर रहा है। बट अभी आपने यहाँ पर व्यू नहीं बनाया है, मतलब कि व्यू रिटर्न तो कर रहा है लेकिन आपने व्यू बनाया नहीं है। तो अगर आपने व्यू नहीं बनाया है तो व्यू बनाना कैसे, आप अपने इस पे राइट क्लिक करेंगे, इन एक्शन के नाम पे राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन दिखेगा ऐड व्यू का। ऐड व्यू, आप एक एम्प्टी व्यू क्रिएट कर लो इसी के लिए, ठीक है। और व्यू का नाम इंडेक्स ही रखना है अभी हमें, तो मैं यहाँ पर व्यू का नाम इंडेक्स रखेंगे तो हमारा व्यू फोल्डर के अंदर यानी व्यूज फोल्डर के अंदर ये क्या करेगा, एक व्यू बना देगा। यानी कि व्यूज फोल्डर के अंदर एक होम नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर हमारे होम वाले व्यू बनाएगा, यानी इंडेक्स व्यू बना दिया इसने। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, अभी सिंपल के क्रम में एक HTML बनाएंगे और यहाँ पर सिंपल एक मैसेज पास करेंगे, जस्ट फॉर कि हमने कुछ बना लिया है। वेलकम टू माय फर्स्ट MVC, लेट्स क्लोज द H1, ठीक है। सो आपने अपना कंट्रोलर और व्यू तो बना लिया,
लेकिन अभी आपने अपना एमबीसी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, यानी ये प्रोजेक्ट एमबीसी है, ये आपने कहीं अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, कहीं मतलब मिडलवेयर में startup.cs के अंदर। तो आपको सबसे पहले चलना, क्योंकि अभी रन कराओगे तभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं चलेगा। तो आपको चलना है कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर, यहाँ चलेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे सर्विस। तो कैसे करना है, सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, ठीक है। एक सर्विस को कॉल करेंगे, ये क्या करेगा, कंट्रोलर और व्यू को कॉन्फ़िगर करेगा, अलाउ करेगा कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर और वो यानी एमबीसी आर्किटेक्चर या एमबीसी सर्विस को इनेबल करने का काम करेगा आपका ये वाला। ये फंक्शन आपकी एमबीसी सर्विस इनेबल कर देगा, जिसमें आप एमबीसी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंड पॉइंट होता है ये, अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर देखोगे एसएमएस के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई चीजें हैं, बट मेनली आप देखेंगे तो एक एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर किया गया होता है, और इसमें एंड पॉइंट मैप कंट्रोलर राउट कॉन्फ़िगर किया गया होता है, यानी राउटिंग कॉन्फ़िगर की गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी आपको भी वही करना है। तो आपको ये वाला कमेंट करना है कोड, और आपको क्या करना है, एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर राउट, ठीक है। और इसके अंदर आप एक लगाएंगे अपना वही कॉलबैक फंक्शन, ठीक है। तो कॉलबैक फंक्शन लगा, एंड पॉइंट्स ऐसे एरो फंक्शन लगाइए, और इसके अंदर आके क्या करेंगे, पहले देंगे एंड पॉइंट्स डॉट, ठीक है। एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर चूंकि आप कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर देंगे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आप कॉन्फ़िगर करेंगे, और एंड पॉइंट के साथ अपना जो भी राउट होता है वो राउट आप इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एंड पॉइंट डॉट, सॉरी, अब यहाँ पर इसके अंदर आपको देना कंट्रोलर राउट। अच्छा, यू एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर कर दिया सर, रिकॉर्डिंग इनेबल कर दो। एक सेकंड। ठीक, तो हमने यहाँ पर अंदर, अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमने एंड पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, हम एंड पॉइंट क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोलर राउट के अंदर अपना देंगे हम लोग, एक तो देंगे एक भी डिफॉल्ट नाम, क्या मतलब बेसिकली इसका क्या होगा, डिफॉल्ट या नेम दे देंगे आप इसका, कि नेम रखेंगे शुरू में, इसका नेम रखेंगे हम लोग क्या, डिफॉल्ट, ठीक है। एक डिफॉल्ट राउट बन रहा है, और उसके बाद डिफॉल्ट देंगे, और उसके बाद क्या सेट करते हैं, पैटर्न, ठीक है। पैटर्न इंपॉर्टेंट, पैटर्न मतलब होता है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो कैसे चलेगा, मतलब पहले आपका कंट्रोलर होगा, फिर एक्शन होगा, फिर क्या होगा, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, और कौन सा होगा वो भी बताना पड़ेगा। सो लेट मी पास द थिंग्स, मैं यहाँ पर सिंपली इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा ये। मैं पैटर्न स्पेसिफाई करता हूँ, और पैटर्न में क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्पलेट बताएंगे कंट्रोलर का। सबसे पहले कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर में कंट्रोलर का नाम क्या होगा, सबसे पहले होम होगा, कि होम नाम का ही आपने बनाया है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, एक्शन होगा। अब एक्शन में सबसे पहले एक्शन का नाम क्या रहेगा, इंडेक्स होगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, आईडी होगा, जो कि क्या होगा, ऑप्शनल होगा, ठीक है। सो देखेंगे तो आपका जो राउट पाथ होगा, एग्जैक्टली आपने ये कॉन्फ़िगर कर दिया कि मेरा राउट पाथ यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। और सेम राउट पाथ आपने इधर भी कॉन्फ़िगर अपना कर दिया। तो अब जैसे ही आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये आप ये राउट फाइंड करेगा, कि सबसे पहले जाएगा कंट्रोलर फाइंड करेगा होम नाम का, उसके अंदर एक्शन फाइंड करेगा इंडेक्स नाम का, और उसको फिर क्या करेगा, लोड करा देगा। आईडी क्वेश्चन मार्क होने का मतलब क्या है, आईडी ऑप्शनल है, मे बी हो भी सकता है पैरामीटर, और मे बी नहीं हो सकता है। तो होता क्या है कि एक्शन कभी कभी पैरामीटराइज होते हैं, तो हम लोग हमेशा आईडी को या पैरामीटर को ऑप्शनल रखते हैं, कि मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन एंड चेक द एप्लीकेशन इज वर्किंग और नॉट। एक बार इसे रन करो और चेक करो कि ये एप्लीकेशन आपका सही तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या क्या इशू है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। एसएमएस वाला एप्लीकेशन तो स्टॉप है ना, हाँ ठीक है, ये स्टॉप है, ये हमारा चलेगा। इन्वेंट्री हमारा चलेगा, इन्वेंट्री को हमने कॉन्फ़िगर किया स्क्रैच से। अगर आपका राउट सब सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई स्ट्रक्चर मिस्टेक नहीं है, तो 100% आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जो आपका मेन पेज होगा, इंडेक्स पेज होगा, वो आपका आना चाहिए यहाँ पर, मतलब आपका
इंडेक्स HTML आपका जो भी अपना पेज है, व्यू फाइल आपकी वो रन करनी चाहिए। सो वंस ये रन कर रहा है तो देखते हैं फाइनली आउटपुट क्या देता है। देखो परफेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया और वेलकम टू माय फर्स्ट MVC एप्लीकेशन, यानी कि आपका राउट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चल गया और आपका कंट्रोलर लोड हुआ। कंट्रोलर के बाद आपका व्यू हुआ और ये इसने लोड कराया, इस राउट के हिसाब से लोड हुआ है। जो राउट में कॉन्फ़िगर्ड है इस राउट के हिसाब से चीजें आपकी चली हुई है। ठीक है, अब एक और चीज करेंगे हम इसमें। अब मुझे मान लो CSS भी कॉन्फ़िगर करना है, मुझे CSS चाहिए, मुझे बूटस्ट्रैप लोड कराना है, वो भी चलाना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप कैसे चलाएंगे, कैसे लोड कराएंगे? इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए हमें क्या करना है, एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना 4 फोल्डर, एक फोल्डर मैं और बनाने वाला हूँ यहाँ पर। इसका नाम रखेंगे www रूट। ठीक है, एक फोल्डर मैंने बना दिया www रूट नाम से। इसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड में आपके पास एक ऑप्शन आता है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। क्या करेंगे, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे इसमें आप। और यहाँ पर आप बेसिकली क्या करेंगे, किसी भी सर्वर का चूज करेंगे और लाइब्रेरी सर्च मारेंगे। जैसे मुझे क्या इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप, तो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप नाम दे दिया। सो देखो बूटस्ट्रैप का यहाँ पे करंट वर्जन मुझे मिल रहा है कौन सा, 5.0.2। अगर आप चाहो तो वर्जन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको जो भी वर्जन चाहिए इंस्टॉल कर लो एंड सिंपली क्लिक कर दोगे तो ये आपका इंस्टॉल कर देगा आपके इसी फोल्डर के अंदर। वो सारी फाइलें इंस्टॉल कर देगा और बूटस्ट्रैप आपकी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। बस उसे केवल लिंक कराना होगा बस। तो मैं बूटस्ट्रैप वगैरह आपको कॉन्फ़िगर करना बता देता हूँ, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, पेज कैसे चलता है, कैसे 2-3 पेज बना के उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तभी मैं आपको पेजेस एटलीस्ट कॉन्फ़िगर करना बता देता हूँ, ताकि आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वर्किंग में आ जाए। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी फोल्डर बनाया इसने बूटस्ट्रैप नाम का, उसके अंदर सारी फाइलें CSS JS जो भी था सब कुछ लोड करा के दे दिया। ठीक है, सो अगर मुझे बूटस्ट्रैप यूज करनी है अपने व्यू के अंदर, एक तो सिंपल सा टेक्निक है कि मैं क्या करूं, बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ पर चलूंगा और उसे क्या करूंगा, लिंक करा लूंगा। एक तो ऐसे लिंक करा लो अपना यहाँ पे और क्या करो यहाँ पर href दे दो। href में अपना बूटस्ट्रैप CSS, मुझे बूटस्ट्रैप की CSS चाहिए तो दे दो यहाँ पर बूटस्ट्रैप CSS टाइप, जो भी है स्टाइल शीट वगैरह जो आपके पास देना होता है वो दे दो, और रिलेशन आपका जो होता है वो भी आपका स्टाइल शीट होता था, आप दे दो यहाँ पर। तो एग्जैक्टली क्या है कि आप अपना यहाँ पर बेसिक चीज को कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं और आपका CSS यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो और रन कराएंगे अगर हम तो हमारा बूटस्ट्रैप यहाँ चल जाएगा और आप देखेंगे आपका जो फॉन्ट स्टाइल होगा इसका वो चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप लोड होने के बाद इसकी टाइपोग्राफी काम करती है और ये अपना थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। तो आप देखेंगे इसका जो बेसिक सा लेआउट स्ट्रक्चर होगा या बेसिक जो फॉन्ट स्टाइल होगी वो चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। बूटस्ट्रैप आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कॉन्फ़िगर करने का, उसका मैं बताऊंगा। देखो बूटस्ट्रैप एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसके अंदर Ctrl+Shift+R करेंगे। बूटस्ट्रैप अभी लोड नहीं हुआ है क्योंकि फॉन्ट मुझे चेंज नहीं लग रहा है। Ctrl+Shift+I कंसोल विंडो ओपन करो और कंसोल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा क्या हो रहा है। सो बूटस्ट्रैप 404, इसका मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप इसे नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो पाथ आपने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, इसकी वजह से शायद इसको बूटस्ट्रैप का फोल्डर या लोकेशन नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, हो सकता है किसी वजह से हो, इसलिए हम लोग इसे लेआउट के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया क्यों नहीं है, क्योंकि देखो फाइल आपने लिंक तो कराई है, लेकिन ये फाइलें जो लिंक और लोड कराने का काम, फाइल लिंक तो सही आपकी है, लेकिन इसे लोड कराने का काम भी एक मिडलवेयर सर्विस करती है, और उस मिडलवेयर सर्विस का नाम होता है, उस मिडलवेयर सर्विस का नाम है यूज स्टैटिक फाइल्स, ये सर्विस आपकी है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर 2 सर्विसेज चलानी पड़ती हैं बिफोर आप यूज राउटिंग। कहाँ पर? अपने startup.cs के अंदर यहाँ चलेंगे। और अगर CSS JS कुछ भी यूज करना चाहे आपको, तो आपको सबसे पहले 2 फाइलें कॉल करनी है। एक कॉल करेंगे एक सर्विस यूज HTTP रिडायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा app.use static files, दैट्स 2 सर्विस। ये कॉल करने के बाद आप देखेंगे आपका बूटस्ट्रैप अपने आप क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा और सही तरीके से आपकी फाइल भी चलने लगेगी। ध्यान रखना, अगर ये सर्विस मिस कर दी आपने तो आप सब कुछ सही करोगे तब भी आपका कोई भी स्टैटिक फाइल जैसे इमेज, जैसे CSS या जावास्क्रिप्ट कोई भी नहीं चलेगा। देखो अभी चल गया अपने आप ये, क्योंकि सर्विस ही उसको लोड करा के देता है। और अगर वो सर्विस या मिडलवेयर नहीं है तो मिडलवेयर नहीं है तो मिडलवेयर की सर्विस कौन करेगा? जब सर्विस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना बूटस्ट्रैप लोड करा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक पेज का नेविगेशन बार बन जाए। अब तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नेविगेशन बार हो और उस नेविगेशन बार में मैं 3-4 पेजेस बनाना चाहता हूँ कम से कम, और उन पेजेस को क्लिक लिंक कराना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करो तो मेरा पेज हो जाए। जैसे इंडेक्स मेरा मान लो होम पेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ एक पेज रहेगा अबाउट का। इसके अलावा मैं चाहता हूँ एक पेज रहेगा मेरे पास मे बी कॉन्टेक्ट का। इसके अलावा मैं चाहता हूँ तीसों का एक, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रहेगा ब्लॉग का, ब्लॉग्स का, और 4 हो गया। और इसके अलावा मैं एक और चाहता हूँ कि यहाँ पर रहेगा कैरियर का। ठीक है, तो मैंने कुछ 4-5 पेजेस का यहाँ पर यानी कि 4-5 एक्शन बना दिए, क्योंकि मुझे 4-5 क्या बनाने हैं, व्यू बनाने हैं। ठीक है, तो मैं अबाउट का व्यू बनाऊंगा, एक कॉन्टैक्ट का, एक ब्लॉग्स का और एक कैरियर का। तो चलो क्रिएट करते हैं व्यू, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, एम्प्टी ही बनाएंगे और इसका नाम सेम देंगे वही जो आपका एक्शन का नाम होगा। जैसे ये मान लो अबाउट है, जस्ट क्रिएट द अबाउट। ठीक है, और इसके अंदर आप साथ कुछ मैसेज वगैरह दे दो। मैं दे देता हूँ यहाँ पर वेलकम टू। सिमिलरली आप क्या करिए, कॉन्टेक्ट का बनाइए। लेट मी क्लिक, राइट क्लिक, ऐड दिस वन। इसमें भी आप कुछ मैसेज ऐसे दे दो अभी के लिए, वेलकम अस, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, सिमिलरली ब्लॉग के लिए भी बना देंगे। सो लेट मी क्रिएट ब्लॉग्स का भी एक व्यू बनाओ, ब्लॉग्स। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ मैसेज दे देंगे, रीड ऑल डेली ब्लॉग्स हियर। ठीक है, और कैरियर्स के लिए कैरियर्स का भी बना दो, सेम आप वही नाम देंगे जो भी एक्शन का होगा। इसमें कुछ मैसेज दे देते हैं, ऑफ विजिट हियर फॉर अप्लाई न्यू ओपनिंग्स। ठीक है, तो मैंने इतने बना दिए। अब मैं चाहता हूं कि ये सभी पेजेस, अगर वैसे पेजेस में चलाऊंगा, ये पेजेस तो सारे चलने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपका होम पेज लोड होता है, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा पेज चाहिए, देखो हाँ बाय डिफॉल्ट होम हुआ। अब मुझे मान लो कैरियर का चलाना है, तो मैं मुझे कैसे चलाना पड़ेगा, उसके लिए स्लैश कंट्रोलर का नाम पहले देंगे, होम है, उसके बाद अपने एक्शन का नाम क्या है, कैरियर्स। ठीक है, एंटर करेंगे तो एग्जैक्टली स्पेलिंग मिस्टेक हमने कुछ ना कुछ किया होगा, सो नीड टू बी चेक द स्पेलिंग मिस्टेक। कैरियर्स और CARRERS। ठीक है, तो देखते हैं के अंदर है ना, थोड़ा सा बेबी मिस्टेक कर सकता है। एक बार इसको देखते हैं व्यू कहाँ बना हुआ है, क्योंकि इसका व्यू इसको मिल
नहीं रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है। तो होम अपने पास है, इधर है। अच्छा, होम के अंदर क्या ही बना दिया मैंने, गलत तो नहीं कर दिया? देखते हैं दूसरे पेजेस चलाकर कि डायरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। सो होम, अबाउट, अबाउट पेज चल रहा है, इसका मतलब पेजेस आपके सही हैं। हाँ, किसी पेज का नाम आपने गलत कर दिया होगा, मिस्टेक कर दिया होगा, तो मे बी वो नहीं चलेगा। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स भी चल रहा है, व्हाटएवर द ब्लॉग्स, लेकिन इन पे बूटस्ट्रैप नहीं कॉल हो रहा होगा अगर आप देखेंगे तो। कैरियर्स, कैरियर्स भी आपका चल रहा है, मतलब सारे पेजेस आपके सही से चल रहे हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा एक हेडर हो यहाँ पे, उस हेडर के अंदर बूटस्ट्रैप कॉल्ड हो, नेविगेशन बार बना हो, उस नेविगेशन पे मैं क्लिक करूं तो ये सारी चीजें मेरी क्या होनी चाहिए, लोड होनी चाहिए। ठीक है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक लेआउट पेज बनाऊंगा, मास्टर पेज, जो कि मेरा एक कॉमन पेज बनेगा। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे तो कॉमन पेज इसने बना रखा है, एक शेयर नाम का फोल्डर बनाता है, उसके अंदर लेआउट नाम का पेज बनाएगा, उसके अंदर क्या करेगा, सारी बेसिक चीजों को कॉन्फ़िगर कर देगा, जो भी लेआउट वाउट होगा वो सब उसके अंदर कॉन्फ़िगर करेगा, ताकि ये चीजें उसको बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये यही स्ट्रक्चर हम भी फॉलो करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेआउट बनाने के लिए क्या करेंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करके ऐड कर देंगे एक फोल्डर, इस नाम से, शेयर नाम से, और इसके अंदर राइट क्लिक करके एक ऐड करेंगे व्यू। फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड करना है व्यू, व्यू एम्पटी ऐड करिए और इसका नाम क्या दीजिए, नाम देना है इसका आपको अंडरस्कोर क्या, लेआउट। लेआउट पेज बन गया। अब इसके अंदर आप पहले इसको सब हटा दो, क्या करिए, इसके अंदर HTML कंप्लीट लिखिए, ऐसे बेसिक HTML हो गया। बूटस्ट्रैप लिंक कराना है, बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स हो गए यहाँ पर वो यहाँ आप दे दो। ठीक है, तो मुझे क्या देना है यहाँ पर, पहले तो मुझे लिंक कराना है बूटस्ट्रैप को। अब यहाँ पर href में जाएगा क्या हमारा पाथ, बूटस्ट्रैप के अंदर वही CSS के अंदर क्या है, bootstrap.css, टाइप भी दे देना है इसका टेक्स्ट CSS। बूटस्ट्रैप हो गया। नीचे JS इसकी कॉन्फ़िग कॉल्ड होती है, JS चाहिए तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा बॉडी के नीचे। ठीक है, SRC, और SRC में आप क्या देंगे, बूटस्ट्रैप के अंदर, JS के अंदर जो भी आपके पास bootstrap.js है वो दे दो, टाइप दे दो इसका टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये दे दिया। अब मुझे नेविगेशन बार यहाँ वापस चाहिए, कि यहाँ बॉडी में नेविगेशन बार चाहिए, तो सिंपली आप क्या करिए, आप जाइए गूगल पे, ठीक है, और सिंपल यहाँ सर्च मार लीजिए बूटस्ट्रैप 5 नया बार। क्योंकि आप HTML कोडिंग या तो करिए, या तो आपके पास कोडिंग पहले से साइट पे मिलता है, इनके कोड मिल जाते हैं HTML के, आप इन्हें यहाँ से उठा सकते हो। तो मैं एक नेविगेशन बार यहाँ से पिक करता हूँ और आप देख सकते हैं ये नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप 5 का ही है। ठीक है, क्योंकि वर्जन के हिसाब से उठाएंगे हम, 5 का नेविगेशन बार है। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा बना हुआ नेविगेशन बार। सिंपली मैं लाके क्या करूंगा, अपना यहाँ पर पेस्ट मार दूंगा, मेरा नेविगेशन बार रेडी हो चुका है। और इसके नीचे मुझे चाहिए अपना कंटेंट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक div बनाऊंगा, क्लास बनाऊंगा, इस क्लास का नाम सिंपल दे दीजिए आप, कंटेनर दे दो। ठीक है, या कंटेनर फूड दे दो, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक हेल्पर यूज करेंगे, रेंडर बॉडी। ठीक है, ये बन गया मेरा लेआउट, और ये बन गया लेआउट के ऊपर हमारा रहेगा यहाँ पर नेविगेशन बार, और उसके नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर मेरा बॉडी कंटेंट एरिया होगा, जिसके अंदर बॉडी आएगा, और इसके नीचे मैं फुटर डिफाइन कर सकता हूँ। इधर मेरा फुटर रहेगा। अगर मुझे फुटर बनाना है, फुटर मैं यहाँ नीचे डिफाइन करूंगा, और मैं कैसे बनाना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बाकी जो रेस्ट ऑफ पेजेस हैं, वो सारे रेस्ट ऑफ पेजेस मेरे इसी में लोड होने चाहिए। तो सिंपल सबके अंदर जाना है, यहाँ अब यहाँ से हटा दीजिए, सबके अंदर जाना है, और यहाँ पर एक चीज लिखनी होगी। क्या लिखना होगा आपको यहाँ पर, लेआउट। मतलब जितने भी आप यहाँ पर देंगे @ के साथ, तो सिंपल ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसको पहले हटा देते हैं,
सब पूरा हटा देता हूँ मैं, ये सब हटाओ। एट लेआउट इक्वल टू क्या देना है आपको, अंडरस्कोर लेआउट, सिंपल लिखना, ठीक है, अंडरस्कोर लेआउट। ये क्या हो गया, आपका जो लेआउट फाइल होगी उसे क्या करेगा, लोड करा लेगा, यानी कि इसमें आपका जो लेआउट फाइल होगा वही आपके यहाँ पर आकर लोड हो जाएगा। layout.cshtml में भी so can pass the cshtml and run this project। तो देखिए बूटस्ट्रैप आपका और आपका जो लेआउट है वो प्रॉपर इसमें कॉल होता है या नहीं होता है। स्ट्रक्चर तो आपने बना दिया एकदम स्क्रैच वाले। could not be loaded because of कि location was searches home view home layout। अच्छा, तो ये कह रहा है कि मैंने होम के अंदर लेआउट सर्च किया तो नहीं मिला उसे, कोई बात नहीं है। लेआउट का आप देंगे यहाँ पर अंडरस्कोर लेआउट, पहली चीज तो, और CSHTML शायद ना देना पड़े आपको, फिर भी देख लेते हैं एक बार लेआउट लोड करने के लिए। अच्छा, ये भी कह रहा है नहीं मिल रहा है हमें, तो एक बार वापस हम चलते हैं और इसको हम CSHTML हटा देते हैं, केवल इतने देते हैं और इसको वापस कर देते हैं। ये पूरा पाथ आप दे सकते हो, पूरा पाथ आपका वही है, शेयर्ड के अंदर आपका लेआउट जाएगा तो आप पाथ दे सकते हो। फर्क बट यहाँ पर देखो इतने से आपका हो गया, तो आपका यहाँ पर आपका लेआउट कॉल हो गया। लेआउट के अंदर जो देखो नेविगेशन बार था वो प्रॉपर आपका चल रहा है, यहाँ पर प्रॉपर नेविगेशन बार आपका बन के आ गया है ना? और इधर सर्च वर्च बार बनाया, उसके नीचे आपका कंटेंट पेज। और मैं चाहता हूँ यही सेम चीज सभी पेजेस के अंदर रहे, तो मैं सभी पेजेस के अंदर क्या करूंगा, लेआउट ऐसे कॉल करूंगा। जितने पेजेस बनेंगे, अबाउट के अंदर भी आप लेआउट ऐसे कॉल करा दीजिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट के अंदर भी ऐसे कॉल करा दीजिए, ब्लॉग्स के अंदर भी ऐसे कॉल करा दीजिए, कैरियर के अंदर भी ऐसे ही से कॉल करा दीजिए, सब में ऐसे कॉल करा दिया, पहले सेव करा दिया सब, ठीक है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो बन गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि लिंक्स भी हो ना लेआउट पे, होम के, अबाउट के, कॉन्टेक्ट के लिंक्स भी होने चाहिए। तो लिंक्स पे क्लिक करके हम वहां तक पहुंच पाएंगे, तो लिंक्स भी बनाएंगे हम लोग, लिंक्स बनाकर चेक करेंगे कैसे लिंक बना। तो यहाँ पर लिंक बनाना है होम की जगह पे, बाकी लिंक्स भी यहाँ पर देंगे, तो सिंपल होगा लिंक बनाना आपके लिए। आप लेआउट पे जाइए, यहाँ पर आप जहां लिंक बनाना है, जैसे होम का पेज लिंक देना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पर सिंपली दो चीज दूंगा, href हटाइए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देंगे ASP, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हेल्पर यूज करना होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, लिंक प्रिपेयर करते हैं, लिंक बनता है। बट यहाँ पे हेल्पर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका नेम स्पेस आप नहीं इंपोर्ट करेंगे। सो यू नीड टू बी इंपोर्ट द नेम स्पेस। अगर इसमें एप्लीकेशन में देखेंगे, इसने एक सेपरेट फाइल बना रखी है व्यू इंपोर्ट्स नाम से, जिसके अंदर इसने क्या कर रखा है, अपने हेल्पर्स को इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पर, टैग हेल्पर को यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो ये फाइल बना लो व्यू इंपोर्ट्स नाम की, इसके अंदर इंपोर्ट कर लो। और अगर आप नहीं चाहते ऐसा, तो आप ये लाइन टैग हेल्पर की सीधा सीधा क्या करिए, अपने लेआउट के अंदर, जो आपका लेआउट होता है ना, लेआउट के अंदर एकदम ऊपर ही जा करके इसे इंपोर्ट कर सकते। अगर आपको अलग से नहीं करना है तो, अदरवाइज आप अगर कर लेते हैं अलग फाइल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया और आप यहाँ पे देखेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे एक मिलेगा ASP। देखो यहाँ पे हेल्पर इसके सारे आ गए, तो देखो दिख रहा है ASP कंट्रोलर। इस लिंक पे क्लिक करने पर किस कंट्रोलर पे जाना है आपको, होम पे जाना है। ASP एक्शन, किस एक्शन पे जाना है, इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। सेकंड मुझे मान लो यहाँ पर बनाना है, मान लो मुझे यहाँ पर ब्लॉग का चाहिए मुझे, ब्लॉग, तो मैं यहाँ पर फिर से वही चीज बताऊंगा इसको कि भैया ASP कंट्रोलर कौन सा रहेगा, होम ही रहेगा। ASP एक्शन कौन सा रहेगा, ब्लॉग्स रहेगा। ब्लॉग्स हमारे पास है, ये ब्लॉग्स रहेगा, ठीक है।
सिमिलरली मैं और भी लिंक बनाना चाहूंगा तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, इस एलआई को पेस्ट कर लूंगा। एक ब्लॉग के लिए बनाया आपने, एक कॉन्टेक्ट के लिए बनाया, एक आपने अबाउट के लिए बनाया, जो भी आपके पास है ऑप्शंस में। ब्लॉग के लिए बनाया मैंने एक, और एक मैंने बना दिया यहाँ पर कॉन्टेक्ट। लेट मी पास द कॉन्टेक्ट अस। नेक्स्ट कैरियर, कैरियर, और एक लास्ट होगा अपने पास अबाउट नाम का, एक और बना देते हैं अबाउट, फाइनली अबाउट। ठीक है, सो मैंने इतने बनाए। अब इसको वापस से रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रॉपर लिंक वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर लिंक्स काम करने चाहिए। लिंक्स बन गए सारे हमारे, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, कैरियर, व्हाटएवर। सो मैं ब्लॉग पे क्लिक करूं, ब्लॉग पेज का, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टेक्ट, करियर पे क्लिक किया तो करियर, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट। मतलब हर पेजेस आपके प्रॉपर और परफेक्टली नेविगेशन बार के साथ लोड होने लगे। आपका प्रॉपर राउटिंग हो चुका है और प्रॉपर पेजेस आपके लोड हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या करना है, एमबीसी एप्लीकेशन स्क्रैच से बनाइए, उसके अंदर लेआउट बनाइए, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करिए, उसके अंदर कंट्रोलर बनाइए, एक्शन बनाइए, और इस तरह से आप उसमें मल्टीपल पेजेस बनाकर उसका एक बेसिक, आप मान चलो आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, तो आप स्टैटिक वेबसाइट के हिसाब से अपना पेज डिजाइन करना सीखिए पहले, कि उसके अंदर कंट्रोलर बनाना सीखिए, एक्शन मेथड बनाइए, उसके अंदर एक्शन बनाइए, एक्शन बना के व्यू बनाइए, व्यू का लेआउट बनाइए, लेआउट में कॉल करिए। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया पता चलेगा। ठीक है, बाकी इसमें से जो आपको नहीं जरूरत की चीजें हैं, जैसे मुझे इसमें बाकी चीजें नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे, डिसेबल का तो मैं इन्हें लीव भी कर सकता हूँ इधर से। ये तो बूटस्ट्रैप है, आपको जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए वो आप यहाँ से पास नहीं जाएगा, वापस रन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटो कंपाइल में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, वो हट गया। अब आपका प्रॉपर पेज चल रहा है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम इसी एप्लीकेशन बनाना है, स्क्रैच से कैसे बनाकर उसे आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे वन बाय वन कैसे आपको एप्लीकेशन को चलाना है, यानी कैसे एक एक चीजें बनाएंगे, कैसे स्क्रैच एप्लीकेशन लोड कराएंगे। अब हम इसके अंदर अगली क्लास में सीखेंगे डेटा सप्लाई करना, मॉडल बनाना, मॉडल से डेटा सप्लाई करना, एंड देन उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना, यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी के पार्ट्स पे चलेंगे। तो केवल हमने इसलिए बेसिक आपको बता दिया कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि इसका हम प्रोजेक्ट, स्टैटिक प्रोजेक्ट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसे हमें डायनेमिक बनाना है, यानी कि डेटा के साथ बनाना है। अब डेटा के लिए हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा और डेटाबेस के साथ अपना काम करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली कल हम इसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग अपना इसमें डेटा वेटा भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। अभी तक चीजों में कोई डाउट हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ठीक है, बाकी इतना प्रैक्टिकल आप लोग कर लेना है, उसके बाद कल मैं डेटा के साथ आपको काम करना बताऊंगा, फिर आप डेटा के साथ ही आगे काम करेंगे आप आने वाले टाइम। सर एमवीसी के अंदर हम एपीआई भी डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अगर एपीआई बनानी है तो एपीआई के लिए अलग से प्रोजेक्ट ले लो, उसके लिए अलग प्रोजेक्ट आता है, ये सेपरेट प्रोजेक्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर हेलो। हाँ बताइए, हाँ बताइए सर, जैसे अगले पेज पे जाते हैं कहीं दूसरे होम पेज से अलग कंट्रोलर, क्या दूसरा कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ कंट्रोलर ऐड करिए, नंबर ऑफ एक्शन ऐड करिए, नंबर ऑफ जो भी ऐड करना करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 100% अगर एक एप्लीकेशन होगा तो उसके नंबर, उसके अंदर कई कंट्रोलर होंगे, और कई कंट्रोलर के अंदर, हर कंट्रोलर के अंदर कई कई एक्शन होंगे। जैसे मान लो किसी इम्प्लॉई का है तो इम्प्लॉई के अंदर एक इम्प्लॉई का कंट्रोलर बनेगा, उसके अंदर बहुत सारे एक्शन बन जाएंगे। कोई कस्टमर का है तो कस्टमर का कंट्रोलर बनेगा, उसके अंदर अंदर बहुत सारे एक्शन बन जाएंगे, और उसके अपने अपने पेजेस बन जाएंगे। इस तरह से बनती चली जाएंगी चीजें आपकी। सर मेरा पिछला एक लेक्चर मिस हो गया था, जैसे तो क्या नाम है, स्टोर प्रोसीजर का,
मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाने की कोशिश की क्लास के अंदर, तो वो वर्क नहीं किया सर उसने। क्लास के अंदर प्रोसीजर कैसे बनाओगे? तो डेटाबेस में बनाते हो आप। मैं क्लास के अंदर स्टोर प्रोसीजर लगा के, जब मैं अपना दिखाऊं सर आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दो मुझे, अच्छा रहेगा फिर। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेट करो सर। परमिशन दे रहा हूँ, आप करो। आप स्क्रीन पे जाऊं सर? हाँ, पहले स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी। हाँ, अभी शेयर हो रही है। होगी सर? हाँ अब, हाँ बिल्कुल दिखाओ कोड, आप दिखाओ। जय सर, ये था मैंने। हाँ बिल्कुल, आपने प्रोसीजर बनाया है और आपने उसको कॉल भी कराया है, ठीक किया है आपने। बट आपने एक गलती की है छोटी सी, और वो ये है कि आपने cmd.command टेक्स्ट क्यों देंगे जब अगर आपने स्कूल कमांड में ही प्रोसीजर का नाम दिया पहले ही, तो 2 बार क्यों दे रहे हैं? सर ये मैंने ये लोगो हटा देता हूँ इसको। मैंने ये का नाम करके देखा था वैसे ही सर। फिर भी जैसे इसको मैं करता हूँ सर, इसको रन करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है डाटाबेस के अंदर। हाँ, अब प्रोसीजर दिखा दो एक बार पहले अपनी ये वाली, पहले प्रोसीजर का कोड दिखा दो मुझे, पता। वो भी दिखाता हूँ सर एक बार। जो वैल्यू आती है ये गलत पैरामीटर उठा लेता है सर। पैरामीटर उठा लेता है। हाँ, पास करने का तरीका गलत है। हाँ सर, जब मैं स्टोर प्रोसीजर यूज नहीं करता तो वो बिल्कुल सही टेबल के थ्रू सही आ जाता है। फिर तो वैल्यू पास करना बता देता हूँ ना, प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता देता हूँ आपको। कोड पे जाओ, आप कोड पे जाओ, C# पे। स्टोर प्रोसीजर ये है सर। इसको भी जरा कोड दिखा। राइट क्लिक करोगे, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। स्क्रिप्ट नीचे चौथा ऑप्शन, स्क्रिप्ट चौथा ऑप्शन ऊपर से, क्रिएट टू न्यू क्वेरी विंडो, एकदम पहला ऑप्शन। आगे जाओ, हाँ क्लिक करो, ये बना दो। ये आ गया ना कोड। हाँ, अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पैरामीटर दिए हैं ना वो गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इंसर्ट के बाद जो वैल्यूज के बाद वैल्यू दिया है, अरे ये डबल कोट वगैरह लगाना नहीं आपको है। डबल कोट प्लस यहाँ नहीं लगाना होता है कुछ भी, सिंपल सा ऐड नेम ऐसे देना होगा बस। तो